दोस्तों, डिफेंस से जुड़ी दो बेहद इंपॉर्टेंट खबर के बारे में आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे, जिसमें एक तरफ जहां फ्रांस के राष्ट्रपति भारत आ रहे हैं और राफेल फाइटर जेट की मेगा डील हो सकती है, उसी बीच स्वीडन की एंट्री ने फ्रांस की चिंता बढ़ा दी है, क्योंकि एक राफेल की कीमत में 2 फाइटर जेट का ऑफर विद टेक्नोलॉजी ट्रांसफर स्वीडन ने दिया है। इस ऑफर को डिटेल में हम समझेंगे। इसके अलावा डायरेक्ट एनर्जी वेपन में भारत ने बड़ी सफलता पाई है। इस ऐतिहासिक उपलब्धि के बारे में भी इस वीडियो में हम बात करेंगे। दोनों खबर काफी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। पहले बात करते हैं स्वीडन की। सोचिए, अगर एक राफेल की कीमत में भारत को दो आधुनिक फाइटर जेट मिल जाए तो तस्वीर कितनी बदल सकती है। यही वजह है कि 114 मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट यानी MRFA डील अचानक से चर्चा का केंद्र में आ गई है। अब तक माना जा रहा था कि भारतीय वायुसेना के लिए अगला बड़ा विकल्प राफेल ही होगा। राफेल पहले से सेवा में है, अपनी क्षमता साबित कर चुका है और हमारे पायलट उसके सिस्टम से परिचित है। लेकिन तभी स्वीडन की कंपनी साब ने अपने ग्रिपन ई के साथ ऐसा ऑफर दिया है जिसने पूरे गणित को बदल दिया है। कहा जा रहा है कि ग्रिपन ई की कीमत राफेल के मुकाबले काफी कम पड़ सकती है। अगर लागत कम होती है तो भारत समान बजट में ज्यादा विमान खरीद सकता है। भारतीय वायुसेना की सबसे बड़ी चुनौती यही है कि उसके स्क्वाड्रन की संख्या घटकर जरूरत से नीचे आ चुकी है। पुराने MiG-21 रिटायर हो रहे हैं और नई भरपाई तेजी से करनी जरूरी है। ऐसे में केवल क्वालिटी ही नहीं, क्वांटिटी भी उतनी ही अहम है। कम कीमत का मतलब ये हो सकता है कि हम कम समय में ज्यादा स्क्वाड्रन खड़े कर सके, लेकिन मामला सिर्फ कीमत का नहीं है, असली खेल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का है। स्वीडन ने संकेत दिए हैं कि अगर भारत ग्रिपन को चुनता है तो उत्पादन का बड़ा हिस्सा भारत में किया जा सकता है। इसका मतलब होगा भारतीय कंपनियों की भागीदारी, स्थानीय सप्लाई चेन और हजारों हाईटेक नौकरियां, इंजन, रडार, एवियोनिक्स और सॉफ्टवेयर जैसी तकनीकों में भारतीय इंजीनियरों को सीधा अनुभव मिलेगा। मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के नजरिए से ये बहुत बड़ा कदम हो सकता है। अब बात करते हैं तकनीकी तुलना की। राफेल एक ट्विन इंजन हैवी कैटेगरी का फाइटर जेट है। ये ज्यादा हथियार ले जा सकता है, लंबी दूरी तक मिशन कर सकता है और पहले से भारतीय वायुसेना में ऑपरेट हो रहा है। इसका स्पेक्ट्रा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम काफी उन्नत माना जाता है। दूसरी तरफ ग्रिपन ही सिंगल इंजन लाइट वेट लेकिन बेहद आधुनिक डिजाइन वाला जेट है। इसे डिजिटल आर्किटेक्चर पर बनाया गया है, जिससे भविष्य में अपग्रेड करना आसान हो जाता है। इसमें आईसा रडार एडवांस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम लगाया गया है, जो दुश्मन के रडार को जाम करने और खुद को सुरक्षित रखने में मदद करता है। ऑपरेटिंग कॉस्ट भी एक बड़ा मुद्दा है। किसी भी फाइटर जेट को खरीदना जितना महंगा होता है, उसे लंबे समय तक उड़ाना उससे भी ज्यादा खर्चीला हो सकता है। अगर उड़ान प्रति घंटे की लागत कम हो, मेंटेनेंस आसान हो और स्पेयर पार्ट सस्ते हो तो लंबी अवधि में देश को अरबों डॉलर बच सकते हैं। इसी वजह से हल्के और किफायती जेट कई देशों के लिए आकर्षक विकल्प बनते हैं। भारत जैसे बड़े देश के लिए, जिसे 2 मोर्चों पर तैयार रहना पड़ता है, ये फैक्टर बेहद महत्वपूर्ण है। रणनीतिक नजरिए से भी ये फैसला आसान नहीं है। राफेल पहले से हमारे बेड़े में है, इसीलिए लॉजिस्टिक और ट्रेनिंग का ढांचा तैयार है। अगर उसी प्लेटफॉर्म को आगे बढ़ाया जाए तो एक रूपता बनी रहती है। दूसरी ओर ग्रिपन लेने का मतलब एक नया प्लेटफॉर्म जोड़ना होगा, लेकिन साथ ही घरेलू उत्पादन और टेक्नोलॉजी पर ज्यादा नियंत्रण भी मिल सकता है। ये संतुलन बनाना ही असली चुनौती है। तुरंत सैन्य जरूरत और लंबे समय की औद्योगिक मजबूती के बीच। पड़ोसी देशों के संदर्भ में देखें तो भारत को पाकिस्तान और चीन दोनों पर नजर रखनी होती है। पाकिस्तान का JF-17 और चीन के आधुनिक फाइटर जेट लगातार अपग्रेड हो रहे हैं। भारत को ऐसे विमान चाहिए जो आधुनिक मिसाइल सिस्टम, नेटवर्क सेंट्रिक वारफेयर और इलेक्ट्रॉनिक लड़ाई में बढ़त दिला सके। राफेल पहले से मेटियोर जैसी लंबी दूरी की मिसाइलों के साथ सक्षम है। ग्रिपन ई भी आधुनिक हथियारों और नेटवर्क सिस्टम के साथ इंटीग्रेट किया जा सकता है। यानी दोनों प्लेटफॉर्म अपनी अपनी जगह मजबूत दावेदार हैं। एक और अहम पहलू है इंजन और अन्य तकनीकों की समानता। भारत अपने तेजस मार्क 2 और अन्य स्वदेशी परियोजनाओं पर भी काम कर रहा है। अगर किसी विदेशी डील से ऐसी तकनीक मिलती है जो इन घरेलू प्रोजेक्ट को गति दे सके तो उसका फायदा सिर्फ एक विमान तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरे एरोस्पेस सेक्टर को मिलेगा। इससे भविष्य में भारत खुद के डिजाइन और उत्पादन में ज्यादा आत्मनिर्भर हो सकता है। अंत में सवाल यही है, भारत क्या प्राथमिकता देता है? पहले से परखा हुआ और भरोसेमंद प्लेटफॉर्म या फिर अपेक्षाकृत सस्ता और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के वादे के साथ आने वाला नया विकल्प? आपके हिसाब से स्वीडन और फ्रांस में से हमें किस फाइटर जेट को चुनना चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। अब बढ़ते हैं हमारी अगली खबर की तरफ, जो कि लेजर वेपन को लेकर भारत
भारत ने जो बड़ी उपलब्धि पाई है उसके बारे में है। दरअसल पुणे की एक स्टार्टअप कंपनी ओली अब एक ऐसी लेजर हथियार तकनीक पर काम कर रही है जो ड्रोन और सैटेलाइट जैसे खतरों से निपटने में इस्तेमाल हो सकती है। सबसे पहले समझते हैं कि ये डायरेक्ट एनर्जी वेपन यानी निर्देशित ऊर्जा हथियार होता क्या है। पारंपरिक हथियारों में गोली या मिसाइल चलाई जाती है, लेकिन लेजर हथियार में तेज रोशनी की केंद्रित ऊर्जा से निशाना साधा जाता है। ये ऊर्जा कुछ ही सेकंड में सामने वाले उपकरण को नुकसान पहुंचा सकती है। अगर ड्रोन हो तो उसे गिराया जा सकता है और अगर दुश्मन का कोई सेंसर या कैमरा हो तो उसे खराब किया जा सकता है। ओली लगभग 30 किलोवाट क्षमता वाला लेजर सिस्टम बनाने की योजना पर काम कर रही है। इतनी क्षमता वाले लेजर छोटे और मध्यम ड्रोन को कुछ ही सेकंड में निष्क्रिय कर सकता है। इसकी खास बात यह है कि इसमें गोलियां या मिसाइल की जरूरत नहीं पड़ती। जब तक बिजली और कूलिंग सिस्टम काम कर रहा है तब तक ये बार बार फायर कर सकता है। इससे गोला बारूद का खर्च भी कम होता है और लॉजिस्टिक की समस्या भी घटती है। लेजर हथियारों की एक बड़ी ताकत यह है कि ये प्रकाश की गति से काम करता है। जैसे ही लक्ष्य लॉक होता है, हमला लगभग तुरंत हो जाता है। ड्रोन स्वाम यानी एक साथ कई ड्रोन के हमले के समय ये बहुत काम आता है। पारंपरिक हथियारों से हर ड्रोन को अलग अलग निशाना बनाना मुश्किल हो सकता है, लेकिन लेजर सिस्टम तेज और सटीक प्रतिक्रिया दे सकता है। हाल ही में ओली ने एक छोटा 2 किलोवाट का AI आधारित लेजर स्नाइपर भी पेश किया है, जिसे एक बिना चालक वाली जमीन पर चलने वाली गाड़ी यानी UGV पर लगाया गया है। ये सिस्टम खासतौर पर नजदीकी सुरक्षा और स्वाम हमलों से बचाव के लिए बनाया गया है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया गया है, जो खुद ही लक्ष्य पहचान सकता है और प्राथमिकता तय कर सकता है। ये 2 किलोवाट लेजर छोटी दूरी पर ड्रोन के कैमरे को ब्लाइंड कर सकता है, उनके सेंसर को खराब कर सकता है या हल्का नुकसान पहुंचा सकता है। इसका फायदा यह है कि जरूरत के हिसाब से प्रतिक्रिया दी जा सकती है। हर स्थिति में विस्फोटक ताकत की जरूरत नहीं होती। कई बार सिर्फ सिस्टम को निष्क्रिय करना ही काफी होता है। ऐसे सिस्टम की सबसे बड़ी चुनौती तकनीकी होती है। लेजर को ज्यादा ताकतवर बनाना आसान नहीं है। उसे ठंडा रखना, सही दिशा में स्थिर रखना, हवा और धूल के असर से बचाना और लंबी दूरी तक उसकी गुणवत्ता बनाए रखना बहुत मुश्किल काम है। लेकिन अगर भारत की कंपनियां इन चुनौती को पार कर लेती है तो ये देश के लिए बड़ी उपलब्धि होगी। इस तरह की तकनीक भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में भी अहम कदम है। अगर ये सिस्टम देश में ही विकसित और तैयार होते हैं तो हमें विदेशों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। साथ ही भारतीय इंजीनियरों और वैज्ञानिकों को नई तकनीक पर काम करने का मौका मिलेगा। भारत की DRDO पहले ही इस तरह के लेजर सिस्टम को बना चुकी है। अब इसकी गुणवत्ता और इसकी रेंज को और बढ़ाने की जरूरत है। ऐसे में प्राइवेट कंपनियों का योगदान काफी अहम होने वाला है। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। डिफेंस से जुड़ी ऐसी डेली वीडियो के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।